दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी अधेड़ उम्र की औरत की जिसकी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि ना तो उसकी बेटी उसे पसंद करती थी और उसका पति तो उसे छोड़कर बाहर सभी लड़कियों पर मुंह मारता था। लेकिन एक दिन अचानक उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और जब वह कोमा से बाहर आती है तो पाती है कि अब वो एक 16 साल की लड़की बन चुकी है और जहाँ पहले उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, वहीं अब सभी लड़के उसे पटाने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम बबलू बेताल को देखते हैं जो एक आंखों का डॉक्टर होता है। यहाँ वो अपनी एक पेशेंट से बात कर रहा था। कहता है कि जाने मन संडे को मैं फ्री हूँ और मेरी वाइफ भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकती हो, मैं पूरी रात तुम्हारे खेत में मजदूरी करूंगा। लेकिन वो औरत उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ हम बबलू बेताल की पत्नी हैना को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, जहाँ वो सभी अपने अपने पति के औजारों के बारे में बात कर रही थी कि किसके पति का कितना बड़ा है। हैना बताती है कि बबलू बेताल का तो सिर्फ 5 इंच का है और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आगे जब वो सभी वहाँ से जा रही होती हैं, तभी हैना अपने दोस्तों की तस्वीरें खींचने लगती है। दरअसल हैना हमेशा से एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी फोटोज देखने के बाद उसके पति ने बोला कि साली तू हाउसवाइफ ही ठीक है। हम देखते हैं कि हैना और बबलू बेताल की शादी को 17 साल हो चुके हैं, जहाँ उनकी शालू शातिर नाम की एक 16 साल की बेटी भी है जो हमेशा सड़ी सी शक्ल बनाकर घूमती रहती है। यहाँ तक कि जब उसके माँ बाप उससे प्यार से बात करते हैं तब भी वह उनको उल्टा सीधा बोलकर और अपनी गांड फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन जब हैना बैकयार्ड में इधर उधर की फोटोज खींच रही थी, तभी उसके दरवाजे पर शालू शातिर की सहेलियां आती हैं जो बिल्कुल उसी की तरह थीं। वो हैना से पूछती हैं कि क्या हम शालू शातिर को अपने साथ ग्रुप स्टडी के लिए ले जा सकती हैं। हैना उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग सच में ग्रुप स्टडी करोगी या मेरी बेटी की पिंकी फाड़ने का कोई प्लान है। वो कहती हैं कि नहीं आंटी, हम ग्रुप स्टडी ही करेंगे, वैसे भी आपकी बेटी को बड़े औजार लेना पसंद नहीं है। जो सुनकर हैना कहती है कि ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। जिसके बाद वो ये बात शालू शातिर को बताने के लिए उसके बेडरूम में जाती है, लेकिन जब वह दरवाजा खटखटाती है तो शालू शातिर अपनी माँ को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाती है और नीचे भागकर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। फिर शाम को बबलू बेताल घर लौटता है और क्योंकि आज उसकी पेशेंट ने उसे अपनी गुलाबी नहीं दी थी, तो वह सीधा हैना के पास आता है और उसे कहता है कि जाने मन मेरा दिन तब शुरू होता है जब मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में देखता हूँ। अब जल्दी से नीचे बैठो और मेरा मुंह में लो। पर तभी वहाँ पर सड़ी सी शक्ल लेकर शालू शातिर आ जाती है। बबलू बेताल उसे कहता है कि क्या तुम काम करने में अपनी मॉम की मदद नहीं कर सकती। लेकिन तभी शालू शातिर होमवर्क करने का दिखावा करती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। फिर डिनर के दौरान शालू शातिर अपने माँ बाप से पूछती है कि क्या कल रात में अपने दोस्तों के घर पर रुक सकती हूँ, जिस पर हैना तो उसे जाने से साफ मना कर देती है। लेकिन बबलू बेताल मान जाता है। वो हैना से कहता है कि हमें अपनी बेटी को थोड़ा स्पेस देना चाहिए और इसी बहाने मैं भी तुम्हारे खेत में थोड़ी बहुत मजदूरी कर लूंगा। जो सुनकर हैना खुश हो जाती है और अगले दिन शालू शातिर को उसकी दोस्त के घर पर छोड़ने जाती है, जहाँ जाने से पहले हैना उससे एक किस मांगती है, जिस बात पर शालू शातिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। लेकिन हैना के दोबारा कहने पर शालू शातिर उसकी गाल पर एक किस दे देती है। इसके बाद जब हैना घर आती है तो देखती है कि बबलू बेताल उसके लिए एक सरप्राइज डिनर तैयार कर रहा था। जिसके बाद वो उसे बेडरूम में ले जाता है, जिसको उसने अपने हाथों से सजाया था। जो सब देखकर हैना खुश हो जाती है कि बबलू बेताल उसे बजाने के लिए अभी भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी वो कॉलेज में किया करता था। जिसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं और फिर बबलू बेताल हैना के खेत में अपनी 5 इंच की कुल्हाड़ी के साथ मजदूरी करने लगता है। फिर अगले दिन हैना शालू शातिर को लेकर अपनी माँ के घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और कभी भी टपक सकती थी। जहाँ रास्ते में हैना शालू शातिर से पूछती है कि बेटा तुम हमेशा ये सड़ी हुई शक्ल लेकर ही क्यों बैठी रहती हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमसे शेयर कर सकती हो। जिस पर शालू शातिर उससे कहती है कि प्लीज मॉम, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। मैं 16 साल की हूँ, मेरी चूचियां बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बच्ची ही लगती हूँ। अब इसी बहस के चलते हैना का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उसकी कार सीधा जाकर एक ट्रक से टकरा जाती है। आगे जैसे ही इस बारे में बबलू बेताल को पता चलता है तो वह भागता हुआ हॉस्पिटल पहुँचता है और देखता है कि हैना और शालू शातिर कोमा में चले गए हैं और अगर उन्हें होश नहीं आया तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। जो बात जानकर बबलू बेताल सदमे से अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक हैना होश में आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि क्या हुआ। जिस पर बबलू बेताल कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। वो तुरंत पूछती है कि शालू शातिर कैसी है। बबलू बेताल कहता है कि डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से शालू शातिर की सांसें रुक जाती हैं और जैसे ही हैना ये देखती है वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है।
वो बबलू बेताल से कहती है कि मुझे शालू शातिर का हाथ पकड़ाओ, और उसका हाथ पकड़कर वह जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर वहां आकर उसे शॉक देने लगता है ताकि उसे होश में लाया जा सके। और जैसे ही हैना का हाथ शालू शातिर के हाथ से अलग होता है, तभी हैना की भी मौत हो जाती है। वहीं डॉक्टर सभी भी दोनों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उधर बबलू बेताल ये देखकर रोने लग जाता है, पर तभी एक नर्स अचानक से शालू शातिर की पल्स नोटिस करती है, और जब डॉक्टर को ये पता चलता है तो वह तुरंत शालू शातिर को आईसीयू में ट्रांसफर करने का आदेश देता है। उधर बबलू बेताल अपनी मरी हुई पत्नी को गले लगाता है और फिर हॉस्पिटल की पार्किंग में जाकर उसे याद करते हुए बहुत रोता है। फिर थोड़ी देर बाद बबलू बेताल शालू शातिर से मिलने जाता है, जहाँ शालू शातिर को अब होश आ चुका था। वो बबलू बेताल से पूछती है कि शालू शातिर कहाँ पर है, जिस बात को बबलू बेताल नजरअंदाज कर देता है और उसे बताता है कि बेटा तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में मर गई है। जो सुनकर शालू शातिर रोने लगती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो अभी भी बॉस्टन में है। साथ ही वो पूछती है कि तुम मुझे शालू शातिर क्यों बुला रहे हो, और तभी वो नोटिस करती है कि उसकी आवाज और हाथ अलग लग रहे हैं। वो बबलू बेताल से एक शीशा मांगती है और जैसे ही अपनी शक्ल देखती है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। कहती है कि ये मैं नहीं हूँ। वो घबराकर अपने बिस्तर से निकलती है और शालू शातिर चिल्लाते हुए हॉलवे में भागने लगती है। वहीं बबलू बेताल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शालू शातिर के साथ ये क्या हो रहा है, इसलिए वो इस बारे में जाकर डॉक्टर से बात करता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि शालू शातिर को दिमागी चोट लगी है। दरअसल अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखकर उसने ये मान लिया कि वो खुद हैना है। आगे बबलू बेताल और शालू शातिर घर लौटते हैं, जहाँ शालू शातिर उसे कहती है कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं पहचान रहे हो। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे अपना गन्ना चुसवाया था, और परसों जब तुम मेरे पीछे से ले रहे थे तो तुम्हारा औजार ठीक से अंदर भी नहीं जा पा रहा था। जो सुनकर बबलू बेताल कहता है कि क्या ये सारी बातें तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताई हैं? लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे सारी बातें शेयर करती हैं। लेकिन शालू शातिर अभी भी यही कह रही थी कि चूतिए मैं हैना हूँ, लेकिन बबलू बेताल उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर रात को सोते वक्त शालू शातिर को एक बुरा सपना आता है और वह बबलू बेताल को डैड कहकर पुकारने लगती है। तभी बबलू बेताल आकर उसे शांत करता है और उसके मुंह से डैड सुनकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि शालू शातिर बस बीमार है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि शालू शातिर अब पूरी तरह हैना बन चुकी थी। वह जल्दी उठती है, नहाने जाती है और शीशे में अपने जवान शरीर को देखती है, जहाँ उसे अपनी मोटी मोटी चूचियां देखकर बहुत अच्छा लगता है। पर तभी वो अपने पीछे जस्टिन नाम के एक टैटू को देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि शालू शातिर को तो अपनी पिंकी बजवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर ये जस्टिन कौन है जिसका टैटू ये अपनी गेंद पर बनवाकर घूम रही है। इसके बाद जब बबलू बेताल तैयार होकर नीचे आता है तो वह शालू शातिर को खाना बनाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। कहता है कि तुम्हें खाना कब से बनाना आ गया। जिसके बाद वो उसे बताता है कि कल रात तुम मुझे डैड डैड कहकर बुला रही थी। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि शायद शालू शातिर अभी भी शरीर के अंदर हो सकती है। लेकिन वहीं बबलू बेताल के दिमाग में तो यही चल रहा था कि उस एक्सीडेंट की वजह से शालू शातिर का दिमाग खराब हो चुका है। जिसके बाद हैना फिर से उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जाने मन मैं ही हैना हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी गेंद पर तिल है और तुम्हारा औजार 5 इंच का है और तुम सिर्फ 3 सेकंड मजदूरी करने के बाद ही ठंडे पड़ जाते हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी बबलू बेताल कहता है कि ये सब तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें बताया होगा। हैना कहती है कि नहीं यार, मैं हैना हूँ। चलो आज रात को तुम मेरी पिंकी बजाना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा मुंह में लेने का तरीका सबसे अलग है। जो सुनकर बबलू बेताल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम हैना कैसे हो सकती हो, वो मर चुकी है और कल उसका फ्यूनरल है। हैना ये सुनकर उदास हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे जीते जी मेरा फ्यूनरल कैसे कर सकते हो। जिस पर बबलू बेताल उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों हैना के फ्यूनरल पे जाते हैं, जहाँ पर शालू शातिर के दोस्त भी आए हुए थे। वो हैना से मिलते हैं और कहते हैं कि चलो आज रात को पार्टी करने चलते हैं। जब तुम 2-4 पैग लगाओगी तो तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। जो कहकर वो उसे फूकने के लिए माल देते हैं, लेकिन हैना उन्हें मना कर देती है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि आज तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हारी माँ मर जाए। लो आखिरकार ऊपर वाले ने तुम्हारी बात सुन ही ली। जो बात सुनकर हैना का दिल टूट जाता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके दोस्त हैरान थे कि आखिर शालू शातिर को अचानक क्या हो गया। आगे हैना बेडरूम में जाकर गुस्से में बबलू बेताल से कहती है कि तुम्हारी बेटी ये कैसे लोगों के साथ घूमती रहती है, साले सबके सब एक नंबर के नशेड़ी और झाटू हैं, और इसने अपनी गेंद पर जस्टिन नाम का टैटू बनवा रखा है। जिसके साथ वो उसे ये भी बताती है कि शालू शातिर हमेशा अपने दोस्तों से कहती थी कि काश उसकी माँ मर जाए, और हमें लगता था कि हम उसकी परवरिश अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमने तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए तो वो हमेशा सड़ा हुआ मुंह लेकर घूमती रहती थी। शायद सारी गलती हमारी ही थी। वहीं उसे इस तरह बातें करते देख बबलू बेताल को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग जाता
है कि शायद इसके शरीर में हैना की आत्मा आ गई है, लेकिन उसे अभी भी पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अगले दिन लाइब्रेरी जाता है ताकि वो ये समझ सके कि एक इंसान की आत्मा दूसरे के शरीर में कैसे जा सकती है। इसके अलावा वो इससे जुड़े कई सारे डॉक्टर से भी मिलता है, जिनसे उसे पता चलता है कि कभी कभी आत्माएं एक शरीर से दूसरे शरीर में स्विच हो जाती हैं और जिस इंसान के शरीर में आत्मा आती है वो बिल्कुल उसी इंसान की तरह बर्ताव करने लगता है जैसे शालू शातिर कर रही है हैना बनकर। जिसके बाद बबलू बेताल घर लौटता है और हैना से कहता है कि शायद तुम जो कह रही थी वो सच है, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। इस पर हैना कहती है कि एक चूतिया हमेशा चूतिया ही रहता है, इसलिए तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे नशा करने का मन करता है, पार्टी करने का मन करता है, यहाँ तक कि मैं किसी मस्त लड़के से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए मरी जा रही हूँ और तुम हो जो मुझे पहचान ही नहीं रहे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बबलू बेताल कहता है कि कल तुम अपने स्कूल चली जाओ, वहाँ तुम अपने दोस्तों से मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हैना कहती है कि मुझे तो शालू की क्लासेस का भी नहीं पता और इस उम्र में मुझसे पढ़ाई कैसे होगी। बबलू बेताल कहता है कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें एक दूसरा मौका मिला है, क्योंकि शादी की वजह से तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और इसी बहाने तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लोगी, जिस बात पर हैना भी मान जाती है। फिर अगले दिन बबलू बेताल उसे स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ हैना को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर वो वहाँ पर शालू शातिर के दोस्तों को देखकर शालू शातिर बनने का नाटक करती है। इसी बीच उसका एक दोस्त ईथन उसके पास आता है और उसे पकड़कर चूसने लगता है, जिससे हैना शॉक्ड हो जाती है कि भीड़ के लिंड ये क्या था। इसके बाद जस्टिन नाम का एक लड़का उसे सीढ़ियों से नीचे खींच लेता है और कहता है कि मेरी जान अभी क्लास शुरू होने में 15 मिनट बाकी है, इसलिए जल्दी से घोड़ी बन जाओ। हैना कहती है कि साले तू चूतिया है क्या। जस्टिन कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, पिछले हफ्ते ही तो हमने तुम्हारे घर में किया था। जो सुनकर वो उसे गालियां बकते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे वो रोते हुए बबलू बेताल को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमारी बेटी तो स्कूल में वैश्या के नाम से फेमस हो रखी है, क्योंकि स्कूल के आधे से ज्यादा लड़कों ने तो उसकी पिंकी बजा रखी है। जिस पर बबलू बेताल उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी काउंसलर को फोन करता हूँ। जिसके बाद वो शालू शातिर की काउंसलर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरी बेटी पर नजर रखना और चेक करते रहना कि वो ठीक है या नहीं। थोड़ी देर बाद वो काउंसलर उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम एक बहादुर लड़की हो, मैं समझती हूँ कि अपनी माँ को खोने के बाद तुम्हारा स्कूल में वापस आना कितना मुश्किल रहा होगा, इसलिए तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। हैना उसे थैंक यू बोलती है और शालू शातिर के लॉकर के पास जाती है, जिसे खोलने पर उसे वहाँ शालू शातिर की डायरी और कुछ सामान मिलता है। आगे घर पर जब बबलू बेताल अपने कपड़े बदल रहा था तभी अचानक हैना वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। हैना कहती है कि मेरी जान तुम शर्मा क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारी 5 इंच की कुल्हाड़ी को कई बार देखा है और वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बबलू बेताल कहता है लेकिन अब तुम मेरी बेटी के शरीर में हो। इसके बाद जब हैना शालू शातिर की डायरी पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि शालू शातिर अपने माँ बाप से गुस्सा थी, क्योंकि वो लोग बोस्टन छोड़कर इस छोटे शहर में आ गए थे। जिसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अगले हफ्ते उसके दोस्त एक पार्टी रखने वाले हैं, जहाँ शालू शातिर पप्पू नाम के एक लड़के के साथ फिर से अपनी पिंकी पिटवाएगी। फिर एक रात जब हैना और बबलू बेताल एक रेस्टोरेंट में होते हैं तभी हैना बबलू बेताल का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि क्या आज रात को हम दोनों मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन बबलू बेताल उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। फिर बातों के दौरान हैना उसे बताती है कि इस वीकेंड मेरे दोस्त एक पार्टी रख रहे हैं और मैं सोच रही थी कि मैं भी उस पार्टी में चली जाऊं। बबलू बेताल कहता है कि अगर तुम्हारी जगह शालू शातिर होती तो वह भी यही करती, इसलिए तुम्हें उस पार्टी में जरूर जाना चाहिए। फिर रात को जब हैना सो रही थी तभी बबलू बेताल उसे शालू शातिर कहकर बुलाता है, जिस पर वो भी उसे डैड कहती है। जो सुनकर बबलू बेताल समझ जाता है कि ये दिन में हैना बन जाती है और रात में शालू शातिर, इसलिए रात में इसकी पिंकी मारना सही नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद शालू शातिर की काउंसलर तारा बबलू बेताल के क्लिनिक में आती है अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए। इसके बाद जब बबलू बेताल तारा की आंखों का चेकअप कर रहा था तभी उसे बिना बताए हैना भी वहां पर पहुंच जाती है, जहां बबलू बेताल और तारा को इतना करीब देखकर वो उनसे जलन महसूस करने लगती है और वहां से चली जाती है। आगे सुपरमार्केट में जब बबलू बेताल हैना के पास आता है तो हैना उसे कहती है कि भिसड़ी के मेरी चूचियां और गुलाबी दोनों ही उस तारा से ज्यादा टाइट है, लेकिन फिर भी तू उसी को बजाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या मैं तेरे लिए
काफी नहीं हूँ। बबलू बेताल कहता है कि यार ऐसा नहीं है, मुझे तारा की गुलाबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स की पिंकी बजाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन तारा के बारे में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। फिर उसी शाम हैना एक नाइट गाउन पहनती है और बबलू बेताल को आकर्षित करने की कोशिश करती है। कहती है कि मेरे पास एक ऐसा शरीर है जिसका सपना हर एक लड़का देखता है और आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ खोलकर दिखाना चाहती हूँ। लेकिन बबलू बेताल फिर भी उसे अपने करीब नहीं आने देता। वो कहता है कि ये शरीर मेरी बेटी का है, ना कि मेरी पत्नी का। फिर अगले दिन स्कूल में हैना फिर से शालू शातिर की डायरी पढ़ती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ज्यादातर लोग शालू शातिर को पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में होशियार थी और इसी वजह से वह गलत लोगों से दोस्ती कर लेती थी। जिसके बाद सीन उस पार्टी में शिफ्ट होता है जहाँ बबलू बेताल हैना को छोड़ने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा, लेकिन हैना उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद घर आ जाऊंगी। आगे वो अंदर जाती है और अपने दोस्तों से मिलती है, जो उसे दारू पीने के लिए कहते हैं, तो वह दारू पी लेती है। फिर कुछ देर बाद नशे में ईथन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जस्टिन बीच में आ जाता है और उसे बात करने के लिए ऊपर ले जाता है। वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं कभी भी जबरदस्ती तुम्हारी पिंकी मारने की कोशिश नहीं करूंगा, प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन हैना उसे मना कर देती है और कहती है कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। फिर थोड़ी देर बाद नशे में हैना पार्टी से घर लौटती है, जहाँ बबलू बेताल उससे पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी रही। अब क्योंकि उसका मूड सही नहीं था तो वह कह देती है कि आज मैंने 3-4 लड़कों से अपनी पिंकी पिटवाई, जो कहकर वो ऊपर चली जाती है और अपनी बेटी की डायरी में कुछ लिखने लगती है। फिर अगले दिन बबलू बेताल हैना की कब्र पर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ साथ अपनी बेटी को भी खोता जा रहा हूं और अब तो मुझे ऐसी सूखी सूखी हाथ गाड़ी चलाने में भी मजा नहीं आता। फिर एक दिन बबलू बेताल शालू शातिर के स्कूल में जाता है और ईथन से मिलता है। वो उससे पूछता है कि साले तूने मेरी बेटी की कितनी बार मारी है। ईथन कहता है कि सर पहले तो मैं उसकी खूब मारता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे छुआ तक नहीं। वो बबलू बेताल से कहता है कि सर मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, जिस पर बबलू बेताल उसे गुस्से में कहता है कि सुन भीसड़ी के, तेरे जैसे छपरी प्यार करना नहीं जानते, वो बस लड़कियां पटाकर उन्हें बजाना जानते हैं। आगे बबलू बेताल घर पर आता है और हैना से कहता है कि तुमको तो ये जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है, जब मन करे किसी लड़के से अपनी पिंकी पिटवा लो, जब मन करे दारू पी लो, माल फूक लो, बस यही जिंदगी है ना तुम्हारी। तुम तो अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश भी नहीं कर रही। इस पर हैना उसे कहती है कि अगर शालू शातिर वापस आ गई तो मेरी आत्मा का क्या होगा, तुमने तो मेरे शरीर को भी दफना दिया है। जो कहकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और ठीक वैसा बिहेव करने लगती है जैसा शालू शातिर उनके साथ करती थी। वहीं बबलू बेताल उससे माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हैना उसकी एक नहीं सुनती और खिड़की से बाहर चली जाती है। जिसके बाद वो शालू शातिर के दोस्तों से मिलती है और उनके साथ घूमने निकल जाती है, जबकि बबलू बेताल उसे पूरे शहर में ढूंढ रहा था क्योंकि उसे हैना की चिंता हो रही थी। आखिर में वो शालू शातिर के दोस्त जस्टिन के घर पहुंचता है, जहां दरवाजा खटखटाने पर भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह अंदर जाने का फैसला करता है। लेकिन अंदर जाकर उसे हैना और उसके दोस्तों की आवाजें आती हैं जो कि पार्टी कर रहे थे। बबलू बेताल को लगता है कि इन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो वापस चला जाता है। वहीं अंदर हैना बहुत सारा माल फूक लेती है, जिस वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, जहां वो एक्सीडेंट के बाद अपनी मॉम की हालत देखती है और कुत्तों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं बाहर बबलू बेताल जब उसकी चीखें सुनता है तो वह दौड़कर अंदर आता है। वो शालू शातिर के दोस्तों को डांटने लगता है कि भिसड़ी वालों तुम लोग नशा थोड़ा कम किया करो, और हैना को उठाकर घर ले आता है। फिर अगली सुबह शालू शातिर अपने शरीर में जागती है और बबलू बेताल से कहती है कि डैड मॉम कहाँ पर है। दरअसल शालू शातिर को एक्सीडेंट के बाद की कोई भी घटना याद नहीं थी, इसलिए बबलू बेताल भी उसे सच बता देता है कि एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ मर चुकी है। जो सुनते ही शालू शातिर वहीं पर रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढती है और आखिर में यार्ड में जाकर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो हैना की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ जाती है। तभी बबलू बेताल उसे बताता है कि कल रात को शालू शातिर अपने शरीर में वापस आ गई थी, जिस पर हैना कहती है कि हाँ मुझे पता है। बाद में बबलू बेताल शालू शातिर की डायरी पढ़ता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। आगे हैना बबलू बेताल को बताती है कि शालू शातिर के वापस आने के बाद मुझे इस शरीर में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी है और ऐसा लगता है कि जल्दी ही वो पूरी तरह वापस आ जाएगी। आगे जब वह बबलू बेताल के कपड़े धो रही थी तो वह बहुत उदास थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए एक आखिरी बार वो बबलू बेताल से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ बबलू बेताल भी उदास था, क्योंकि फाइनली हैना हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही थी। फिर उसी रात वो दोनों बिस्तर में एक दूसरे से लिपटकर एक दूसरे को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं। हैना तो यहाँ पर पूरी गीली हो रखी थी और वो बबलू बेताल के साथ
साथ किसी भी हालत में पलंग तोड़ मजदूरी करना चाहती थी, लेकिन बबलू बेताल अभी भी तैयार नहीं था। वो हैना से कहता है कि मेरा दिन तभी शुरू होता है जब मैं तुम्हारी इन आंखों में देखता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को लिपट कर सो जाते हैं। फिर अगले दिन बबलू शालू शातिर का स्वागत करता है, जहाँ शालू शातिर को आखिरकार वो एक्सीडेंट वाला दिन भी याद आ गया था। फिर बबलू उसे हैना का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो टेप देता है, जिसको जब वह प्ले करती है तो उसमें वो खुद को अपनी माँ के रूप में देखती है, जो कि शालू शातिर की जिंदगी जीने के बाद समझ चुकी थी कि उसकी बेटी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हैना कहती है कि मेरी बेटी तुम बहुत सुंदर और होशियार हो, इसलिए हमेशा वही काम करना जिससे तुम्हें खुशी मिले, और हाँ, अपने पिता का ख्याल रखना और उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जो सब सुनकर शालू शातिर अपने आंसू नहीं रोक पाती और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद बबलू बेताल और शालू शातिर हैना की कब्र पर जाते हैं और आखिरी बार उसे गुड बाय बोलते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।